बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स के साथ होंगे और आज हम लोग करने जा रहे हैं 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2 का फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन आज हम करेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। और हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 2 फ्रॉम 1971 टू टिल नाउ और एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्टअप लिया हुआ है। और आज हम लोग करेंगे आज के इस लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन करेंगे हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आप लोगों के साथ एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक दो चीजें जो है वो क्लियर करते हैं। और आपका जो फोर्थ आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ मोहम्मद नवाज शरीफ। लेकिन हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे फोकस नहीं करेंगे। और मेरे नजदीक जो उन्होंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इट्स नॉट अ लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप तीनों टर्म्स में से उनके सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करते हैं तो इट इज अ टाइप ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन। तो हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है, तो माइट भी आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आपसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे पूछा जाए, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कंप्लीट टॉपिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अगर आज की इस लेक्चर में हम लोग तीनों टर्म्स डिस्कस कर सके तो तीनों को कंप्लीट आउट करेंगे, नहीं तो हम लोग हाफ पोर्शन जो है वो आज के लेक्चर में करेंगे और इंशाल्लाह बाकी जो है वो कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन मेरी की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आज हम तीनों टर्म्स एक ही इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर सकें। यहाँ पे आपसे सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पूछे हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही नहीं होते, हमारे पास इंडस्ट्री रिफॉर्म्स भी आएंगे, उनकी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी आएंगी, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स भी आएंगी, उनके अलावा एजुकेशनल रिलेटेड रिफॉर्म्स आएंगी। इस तरह से काफी सारे रिफॉर्म्स जिस तरह हमने बाकी बेनजीर में पढ़ा और फिर हम लोगों ने उसका पढ़ा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वगैरह का पढ़ा, परवेज मुशर्रफ का पढ़ा। इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में भी काफी सारी रिफॉर्म्स आएंगी। लेकिन आपको क्वेश्चन में सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पूछी गई हैं, तो अगर आपसे सिर्फ एक स्पेसिफाई कर दिया जाए कि आपने ये रिफॉर्म बतानी है, फिर आप लोगों ने सिर्फ वही रिफॉर्म बनवानी है। लेकिन हम लोग आप लोग के साथ आज मैं डिस्कस करूंगी कंप्लीट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का डिटेल से टॉपिक, कि अगर आप लोगों से कोई भी रिफॉर्म पूछी जाए तो आप लोगों के पास उसका आंसर अवेलेबल हो, आपको पता हो कि आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना है और आपने किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है ये आप लोगों के पास पेज नंबर 9, जिसपे आप लोगों का आपका फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फर्स्ट टर्म ऑफ गवर्नमेंट हम स्टार्ट करेंगे, जो उनकी स्टार्ट हुई थी 1990 से 1993 तक। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के सामने हाईलाइट होती जाएंगी, आप लोगों ने एज एन इंटेक्स्ट एमसीक्यूज और इंटेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मार्क करते जाना है। इंटेक्स्ट एमसीक्यूज आपको पता है पूछे जा सकते हैं, इंटेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें पता है 60 to 70% जो होता है वो होता है एक्सरसाइज में से, लेकिन बाकी का 30% भी हमें तैयार करना होता है। और अगर हम लॉन्ग तैयार करते हैं तो हमारे इंटेक्स्ट चीजें जो है वो साथ साथ तैयार होती जाती हैं। साथ साथ आप लोगों ने मार्किंग करते जाना है। जो भी आप लोगों को स्क्रीन पर हाईलाइटेड टेक्स्ट होगा वो आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है फॉर द शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये है जी हमारे पास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फर्स्ट टर्म 1990 टू 1993 फोर टॉपिक है आपके बुक का। After the dismissal of Benazir Bhutto first government, caretaker governments were formed in the country and elections were held in 1990. तो elections कब हुए जी? 1990 में। In these elections, Mia Mohammad Nawaz Sharif of the Islami Jamhuriya Ittihad was elected Prime Minister. After becoming his Prime Minister, Mia Mohammad Nawaz Sharif had made several reforms to strengthen his government and get the country out of the political and economic crisis, some of which are as follows. तो सबसे पहले जी आप हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पे आपके सामने हेडिंग भी मेंशन कर देती हूँ। आप लोगों ने हेडिंग देनी है जी इंट्रोडक्शन की, जो आप लोगों के पास स्टार्टअप में आएगी और वो होगी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी रिफॉर्म्स की। इंट्रोडक्शन आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ had made several reforms to strengthen his government and the country out of the political and economic, some of which are as follows. तो यहाँ तक आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन आ जाएगा। यहाँ से आप लोग स्टार्ट लिखेंगे इनकी रिफॉर्म्स के, उन्होंने कौन कौन सी रिफॉर्म्स बनाई थी। तो रिफॉर्म्स आपकी यहाँ पे हेडिंग आएगी। पहले हेडिंग होगी आपके पास इंट्रोडक्शन और नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आएगी रिफॉर्म्स, और आगे हेडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास बुक में बनी हुई है। हम लोगों ने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क आउट करते जाना है। सबसे पहले रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस करवाए गए वो थे हमारे पास इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। An industrial policy was announced in 1990 which encouraged the private sector. In 1991, a privatization commission was set up. Its purpose was to advance the purpose of privatization of the national units running in laws. तो आपसे पूछा जा सकता है what was the purpose of the privatization? As a short question तो आप आंसर देंगे its purpose was to advance the process of privatization of the national units running in the laws.
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। इन 1991 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन एग्रीकल्चर पॉलिसी फॉर फार्मर्स एंड एलोकेटेड रुपीज 10 करोड़ यानी कि 100 मिलियन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स। आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि 1991 के इंडस्ट्री रिफॉर्म्स में कितना बजट जो था वो डेवलपमेंट ऑफ द फार्मर्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो उसका आंसर होगा 10 करोड़। और अगर ऑप्शन में मिलियन वाइज लिखे होंगे तो आपके पास होंगे 100 मिलियन। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी, मेडिसिन एंड अदर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वॉज वेव्ड। Millions of acres of the land were distributed among the tenants and they were given ownership. Next reforms were introduced हुए जी वो educational reforms. The Nawaz Sharif government announced a 10-year educational plan in 1992. तो कितने ईयर का एजुकेशनल प्लान नवाज शरीफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया? 10-year एजुकेशनल प्लान। और कब करवाया? 1992 में। Special attention was paid to the opening of the new educational institutions in the country. The buildings of education institutions were improved. Millions of teachers were trained. नेक्स्ट रिफॉर्म्स जो इनके फर्स्ट टर्म में इंट्रोड्यूस हुए वो हेल्थ रिफॉर्म्स हैं। नवाज शरीफ पेड स्पेशल अटेंशन टू द हेल्थ सेक्टर, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड रिक्रूटेड मोर मेडिकल स्टाफ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, अंडर नवाज शरीफ गवर्नमेंट अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम वाज लॉन्च टू एंड एम्प्लॉयमेंट। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि विच एम्प्लॉयमेंट स्कीम वाज लॉन्च टू एंड द एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द नवाज शरीफ फर्स्ट टर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपका आंसर आएगा जी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम वाज लॉन्च टू एंड द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। Under this scheme, loans ranging from 50,000 to 33 lakh were provided to the youth so that they could arrange their own employment। और loans की ranging आपसे पूछी जाएगी तो ये आपके पास एक important MCQ है। The government launched a development program in the name of तमीर वतन in the country। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट होगा कि डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था तमीर वतन वो किसने लॉन्च किया था? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। द गवर्नमेंट लॉन्च मेजर प्रोजेक्ट्स लाइक मोटरवेज विच प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल। और ये इनका एक प्रोजेक्ट जो मोटरवेज का था ये वाकई ही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा और इसकी वजह से मोटरवेज की वजह से बहुत सारे जो एडवांटेजेस जो है हुकूमत को भी जो है फायदे में आए, उनको मिले, आवाम को भी जो है उसका फायदा मिला। बहुत ज्यादा लंबा जो सफर था वो काफी ज्यादा कम टाइम में जो है वो तय होना शुरू हो गया। तो मोटरवेज के काफी सारे एडवांटेजेस जो है, जो उनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म, एक अच्छा रिफॉर्म उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और उसका फायदा आज तक हमें हो रहा है और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी होता रहेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास सोशल रिफॉर्म्स। To provide financial assistance to the poor, the Nawaz Sharif government established the Baitul Mal in 1992 through a presidential ordinance। तो बैतुल माल कब उन्होंने establish किया? 1992 में through a presidential ordinance। Steps were taken to make the social security scheme more useful and purposeful। A scheme of financial help was announced for the workers who died or got injured during the work। Government announced grant in the case of illness and funeral expenses in the case of death। आपसे ये भी पूछा जा सकता है गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्सपेंसेस अनाउंस किए थे? फंडल एक्सपेंसेस होंगे जी इन केस ऑफ डेथ और ग्रांट होगी हमारे पास इन केस ऑफ द इलनेस। नेक्स्ट है जी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स। 12th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज मेड इन 1991। और 12th अमेंडमेंट का पूछा जाएगा कि कब हुई, तो आपके बताएंगे जी 1991 में जो है वो 12th अमेंडमेंट जो है की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूरिंग द नवाज शरीफ फर्स्ट टर्म ऑफ द गवर्नमेंट। A special committee on the judiciary was formed in this amendment। Special courts were set up for the case of the serious crimes। नेक्स्ट रिफॉर्म्स हैं जी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। Mir Mohammad Nawaz Sharif government arranged an agreement between the provinces which ended the dispute over the distribution of water। The provinces were given a share of divisible pool through the National Finance Award। और divisible pool का शेयर किस स्कीम के थ्रू दिया गया जी? नेशनल फाइनेंस अवार्ड। Many positive changes were made in the country's foreign policy। Talks were held with various Afghan leaders regarding peace in Afghanistan। India was formally invited to resolve the Kashmir issue। The government of Pakistan made great efforts to establish the good relations with the United States and other countries in the world। तो हमारे पास इंडिया के साथ उन्होंने इनवाइट किया कि कश्मीर इशू को सॉल्व आउट किया जाए। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट और काफी सारे स्टेट्स के साथ उन्होंने अच्छा एक अपना इंप्रेशन और अपने अच्छी टर्म्स डेवलप करने के लिए, अच्छे रिलेशन डेवलप करने के लिए कॉल आउट किया। नेक्स्ट हो जाता है जी हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ गवर्नमेंट का एंड और हाउ द फर्स्ट टर्म ऑफ गवर्नमेंट एंडेड। डिस्पाइट वेरियस measures taken by the Nawaz Sharif government, he could not complete his term। The political situation in Karachi and interior Sindh was deteriorated। Relations between Prime Minister Mia Mohammad Nawaz Sharif and President Mohammad Ghulam Ishaq Khan became also strained, with the result that the President Ghulam Ishaq Khan dismissed the government of Mia Mohammad Nawaz Sharif on April 18, 1993। तो अप्रैल 18, 1993 को इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई और इनकी गवर्नमेंट किसने खत्म की? प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान ने। किसके तहत खत्म की? आर्टिकल 58(2)(b। जिस तरह से पहले बाकी बेनजीर वगैरह के और उनकी इनकम उनकी जिस तरह से खत्म हुई, उसी तरह इनकी एक बार फिर से आर्टिकल 58(2)(b को यूज करते हुए नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व करवाया गया और इनकी टेन्योर पूरा होने से पहले ही गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया। थर्स द गवर्नमेंट ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ
came to an end due to the ongoing political condition in the country. President Ghulam Hussain Khan also had to resign from the post of the president of Pakistan और उन्होंने पहले खत्म किया जी उनकी गवर्नमेंट को और खुद भी उनको अपनी पोस्ट से जो है वो रिजाइन देना पड़ा। ये था जी हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें हमने सारे रिफॉर्म्स को डिस्कस किया। अब आपसे अगर सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग मेंशन करेंगे सिर्फ ये वाला पार्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। अगर वही आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज में मेंशन किया गया इन केस अगर वो आ जाता है तो आपने सिर्फ ये वाला पार्ट अपने आज क्वेश्चन में मार्क करना होगा। और ये आप लोगों का पार्ट जो होगा फर्स्ट टर्म से भी आएगा, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तीनों पार्ट्स में से आपने सिर्फ इतना इतना पार्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का लिखना होगा और उसको कंपैरिजन करना होगा। तो ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं जी अपने सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। नेक्स्ट है जी हमारे पास मोहम्मद नवाज शरीफ सेकंड टर्म और ये स्टार्ट हुआ जी 1997 टू 1999 और ये आप लोगों ने डेट्स बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी होती है। ये डेट्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है एमसीक्यूज के लिए। तो चलें जी, सबसे पहले आप इसकी हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन की हेडिंग आप लोगों के सामने मेंशन भी कर देती हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहली हेडिंग मेंशन करनी है यहाँ पे इंट्रोडक्शन। जैसे हमने फर्स्ट टर्म खत्म किया उसके बाद आप लोगों ने साथ ही सेकंड टर्म की हेडिंग दी और साथ ही आपने इंट्रोडक्शन बता देना है जी सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट का। जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन द कंट्री 1997। आपसे पूछा जा सकता है कि जनरल इलेक्शंस कंट्री में कब हुए? 1997 में। एज अ रिजल्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन द सेंटर एंड मियां शहबाज शरीफ बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब। और आपके सामने ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 1997 के इलेक्शंस के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बना जी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और सीएम पंजाब का हमारे पास कौन था? मियां शहबाज शरीफ। तो ये दोनों हमारे पास एज अ सीएम और पीएम आए। Muhammad Rafiq Tarar was made the president of Pakistan. In this way, Nawaz Sharif created a strong and confident atmosphere in the Punjab and the center. Mayor Nawaz Sharif, with the help of opposition, made the 13th Amendment to the Constitution, which limited the discretionary powers of the presidents. तो 13th Amendment उन्होंने क्या कर दी कि जो पावर थी आर्टिकल 58(2)(b) की, जिसके तहत जो है वो प्रेसिडेंट जब चाहता था उसकी गवर्नमेंट को खत्म कर देता था, उन्होंने उसकी अमेंडमेंट कर दी जो कि हमारे पास 13th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में। और प्रेसिडेंट को जो पावर दी गई थी वो लिमिट कर दी। द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वर इनहैंस्ड और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को इनहैंस कर दिया गया और प्रेसिडेंट की लिमिट कर दी गई। Thus, आर्टिकल 58(2)(b) was removed from the constitution और उन्होंने आर्टिकल 58(2)(b को कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकाल दिया। by which any president could dismiss any assembly at any time. The important reforms of this government are as follows। तो यहाँ तक आपके पास इंट्रोडक्शन आएगा। और सेकंड टर्म का मेन काम क्या हुआ कि उन्होंने आर्टिकल 58(2)(b) जिसके तहत जब कोई प्रेसिडेंट चाहता था और उसकी गवर्नमेंट को खत्म कर देता था तो उन्होंने आर्टिकल 58(2)(b) में ही अमेंडमेंट करवा दी जो कि 13th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेसिडेंट की पावर को लिमिट कर दिया और पीएम की पावर को इनहेंस कर दिया। और इसी के तरह जो है वो इसी तरह से फिर उनकी एक अच्छी गवर्नमेंट जो है वो सामने आई थी जो उनका सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट था। अब नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी रिफॉर्म्स की और रिफॉर्म्स आपकी हेडिंग्स यहाँ तक आपके पास इंट्रो आ गया। इंट्रो के बाद आपने हेडिंग देनी है रिफॉर्म्स और फिर बाकी जो फर्दर सब हेडिंग्स होंगी वो हमारे पास उसमें ऑटोमेटिकली बुक वालों ने बना के दी हुई है। सबसे पहले आएंगे जी हमारे पास इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। नवाज गवर्नमेंट ने पोस्ट जनरल सेल्स टैक्स ऑन लार्ज नंबर ऑफ द गुड्स। Large number of officers and officials were recruited from the purpose of the tax collection. Assets of thousands of the treasured were synchronized. Consumers had to bear the burden of rising commodity prices. Next reforms and agriculture reforms. Special measures were taken for the development of the agriculture. Apart from providing the loans to the farmer, fertilizer and the seeds were also provided at subsidized rate. तो subsidized rate पे farmers को क्या provide किया गया? Fertilizer and seed जो है वो provide किए गए। Next आ जाते हैं education reforms. In 1998, the government announced a new education policy which included a program to open several new education institutions. आपसे पूछा जा सकता है गवर्नमेंट ने कब पॉलिसी अनाउंस की कि वो न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ओपन करेगी? 1998 में। सेकेंड शिफ्ट टीचिंग इवनिंग क्लासेस वर अरेंज इन 1000 स्कूल्स और काफी ज्यादा ये चीज जो है वो सामने आई थी कि सेकंड शिफ्ट की क्लासेस जो है वो स्टार्ट की गई थी। द टीचिंग ऑफ होली कुरान एंड ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान वाज अनाउंस्ड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और ये एक बहुत अच्छा स्टेप था कि टीचिंग ऑफ द होली कुरान और ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान जो है वो उन्होंने अनाउंस की थी और एक बहुत अच्छा स्टेप था जो उन्होंने उठाया था। इट वॉज ऑल्सो अनाउंस्ड टू मेक द सब्जेक्ट ऑफ इस्लामियत कंपल्सरी अप टू BA BSc क्लासेस और अभी तक जो है वो BA BSc क्लासेस तक इस्लामियत का सब्जेक्ट जो है वो कंपल्सरी कंसिडर किया जाता है। MCQ है हमारे पास इंपॉर्टेंट के विच सब्जेक्ट was made compulsory up to BS level तो आपके पास आ जाएगा जी इस्लामियत। नेक्स्ट रिफॉर्म्स आ जाती हैं हेल्थ रिफॉर्म्स। मेनी न्यू हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज वर ओपन टू प्रोवाइड द मेडिकल ट्रीटमेंट टू द पीपल। ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल स्टाफ और मोर लाइंस वर अरेंज्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि उन्होंने आपसे सिर्फ मांगा हुआ आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी, लेकिन हम कंप्लीट आउट पढ़ेंगे, कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को पता हो कि अगर अदर देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपसे पूछा जाए तो आप लोगों ने क्या क्या लिखना है। अक्सर ऐसे होता है सिर्फ एक चीज स्पेसिफाई नहीं की जाती, उन्होंने कंप्लीट टर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछा होता है
है और इसीलिए आप लोगों को कंप्लीट टर्म ऑफ गवर्नमेंट भी करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों का जो बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन का वो भी कवर हो जाएगा, साइड बाय साइड आप लोगों का कंप्लीट टॉपिक भी कवर हो जाएगा। और उसके साथ अगर आपको अदर देन इकोनॉमिक रिफॉर्म से कुछ भी पूछा जाए तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने क्या मेंशन करना है। तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन में है वो सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, और अगर आपसे स्पेसिफाई कर दिया जाएगा तो आप लोगों ने सिर्फ इतना ही पार्ट जो है वो हर टर्म ऑफ गवर्नमेंट से निकाल के मेंशन करना होगा। Economic reforms. The government arranged allowance for the construction of small houses for the people. The Lahore-Islamabad motorway project, which was started in the first term of Mian Mohammad Nawaz Sharif, was completed in the second term. तो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे स्टार्ट कब की गई थी? वो स्टार्ट हुई थी जब फर्स्ट टर्म में, और आपके जो कंप्लीट उन्होंने की वो सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट में आके उन्होंने कंप्लीट की थी। In 1998, Prime Minister Mohammad Nawaz Sharif inaugurated the motorway. The government conducted a census in 1998, according to which the population of Pakistan was about 130 million. आपसे पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंसस इन 1998 व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, तो आप बताएंगे जी 130 मिलियन जो है वो पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान की कंडक्ट की गई 1998 में। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इन हिज सेकंड टर्म लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉल्ड कर्ज उतारो मुल्क सवारो स्कीम एंड अपील टू द नेशन फॉर कर्जे हसना लोन टू पे ऑफ फॉरेन डेबिट्स। मिलियंस ऑफ रुपीस वर कलेक्टेड अंडर दिस स्कीम। तो कौन सी स्कीम उन्होंने लॉन्च की थी अपना कर्जा उतारने के लिए? कर्ज उतारो मुल्क सवारो, और उन्होंने अपील क्या किया फॉर द कर्जे हुस्ना लोन को पे करने के लिए उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की, और उस दौरान काफी लोगों ने जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट किया और बिलियंस ऑफ द रुपीस कलेक्ट किए गए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी सोशल रिफॉर्म्स। इन 1998 द गवर्नमेंट लॉन्च खिदमत कमेटी स्कीम टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स एट द लोकल लेवल अक्रॉस द कंट्री। और ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि खिदमत कमेटी कब लॉन्च की गई थी। In every खिदमत कमेटी one seat was reserved for women to ensure the women representation, and आपसे अगर वुमेन सीट्स की उन्होंने रिजर्वेशन मांगी होगी तो वो कितनी होगी? 1 सीट। नेक्स्ट रिफॉर्म्स हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, और उन्होंने पहले एक रिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म की अमेंडमेंट हम लोगों ने इंट्रो में पढ़ा, और उसके अलावा जो अमेंडमेंट्स की वो भी देख लेते हैं। फॉलोइंग अमेंडमेंट्स वर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और ये आपके पास एक एक्स्ट्रा सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा पूछा जाता है कि कितनी ज्यादा अमेंडमेंट्स जो है वो कितनी अमेंडमेंट्स ड्यूरिंग द सेकंड टर्म में की गई थी। तो देखते हैं। सबसे पहले अमेंडमेंट हुई थी 13th अमेंडमेंट, वही 1997 में। उसमें क्या हुआ? पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसमिस द गवर्नमेंट एंड डिसॉल्व असेंबलीज वर विथड्रॉन थ्रू द 13th अमेंडमेंट। फिर उन्होंने एक और अमेंडमेंट की जो कि 14th अमेंडमेंट थी, वो भी 1997 में हुई। दिस अमेंडमेंट वाज अंडरटेकन टू इंश्योर पार्टी लॉयल्टी एंड डिसिप्लिन। अंडर दिस अमेंडमेंट फ्लोर क्रॉसिंग वाज चेंजिंग पार्टी, फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं जी अपनी पार्टी को चेंज कर लेना, वाज मेड अनलॉफुल। तो अंडर द अमेंडमेंट 14th अमेंडमेंट क्या उन्होंने अनलॉफुल करार दे दिया? फ्लोर क्रॉसिंग को। It stipulated that if a member of a parliamentary party was found indulging in illegal activities, legal action could be taken against him in the 7 days। और लीगल एक्शन कितने डेज में लिया जाएगा? 7 डेज में। नेक्स्ट अमेंडमेंट उन्होंने की जी 15th अमेंडमेंट, जो कि उन्होंने की 1998 में। This amendment was made to make the office of Prime Minister more powerful. It was approved by National Assembly, however, it did not win approval of the Senate. Senate का अप्रूवल नहीं आया, लेकिन नेशनल असेंबली ने इस चीज का अप्रूवल दे दिया था। एक और अमेंडमेंट उन्होंने की जी 1999 में, और वो थी उनकी 16th अमेंडमेंट। 16th अमेंडमेंट डिस्कस द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड द कोटा सिस्टम वाज एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 20 इयर्स। और कोटा सिस्टम उन्होंने कितना एक्सटेंड करवा दिया? अप टू द 20 इयर्स। और ये 4 अमेंडमेंट्स जो उन्होंने की है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आप शॉर्टली बताएंगे कि 13th अमेंडमेंट ने पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट को खत्म कर दिया, 14th अमेंडमेंट ने फ्लोर क्रॉसिंग को अनलॉफुल करवा दिया, 15th अमेंडमेंट में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पावरफुल करार दिया, ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और 16th अमेंडमेंट में उन्होंने क्या कर दिया? अपना जो टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट था वो उन्होंने डिस्कस किया, और जिसमें उन्होंने कोटा सिस्टम जो था वो एक्सटेंड करवा दिया अप टू द 20 इयर्स। लास्ट रिफॉर्म आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। द नवाज शरीफ गवर्नमेंट फॉर्म द खिदमत कमेटीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल एट द ग्रास रूट एंड द लोकल लेवल। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि खिदमत कमेटी का पर्पस क्या था और इसको बनाया क्यों गया? तो आपके पास इस चीज का आंसर यहाँ पे दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में कि पीपल्स की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेगी खिदमत कमेटी एट द ग्रास रूट लोकल लेवल पे। In 1997, Pakistanis living abroad were given the right to vote. The Nawaz Sharif government detonated nuclear bombs in the response to Indian nuclear blast on May 28 and 30, 1998, which makes the Pakistan world's 7th न्यूक्लियर पावर। और कहाँ पे और कब न्यूक्लियर ब्लास्ट किए गए? May 28 and 30, 1998। और पाकिस्तान कितनी न्यूक्लियर पावर पे आ गया? वर्ल्ड पे 7th न्यूक्लियर पावर। टू कमेमोरेट दिस डे, यौम तकबीर इज सेलिब्रेटेड ऑन May 28 एवरी ईयर। तो यौम तकबीर क्यों मनाया जाता है? पाकिस्तान जब 7th वर्ल्ड न्यूक्लियर पावर पे आया तो एक
दिन उन्होंने मखसूस कर दिया मई 28, जिसे हम यूं में तकबीर मनाते हैं उसकी याद में, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था। In 1999, Indian Prime Minister Atal Bihari Vipaj came to the Lahore. Several steps were announced to normalize the relations between the two countries. A joint declaration was signed, which renamed the Lahore Declaration. The government deployed army personnel in the wartime in 1998 to reduce the growing load shedding, which has yielded the good result. तो लाहौर डिक्लेरेशन कब साइन किया गया? 1999 में, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो लाहौर में आए थे। अब आ जाते हैं जी सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट का एंड कैसे हुआ। द कारगिल इंसिडेंट हैड कॉज्ड सम डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ। General Pervez Musharraf was abroad on an official site. In his absence, Prime Minister Nawaz Sharif appointed General Ziauddin as Chief of Army Staff, but senior army officials refused to recognize him as Chief of Army Staff. On October 12, 1999, General Pervez Musharraf overthrew the government of the Mohammad Nawaz Sharif and the National and the Provisional Assemblies were dissolved. तो कब खत्म हुई जी? On October 12, 1999, General Pervez Musharraf साहब ने जो है वो सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट उनका खत्म कर दिया। अब लास्ट पे आ जाते हैं जी हम लोग अपने थर्ड टर्म ऑफ गवर्नमेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का थर्ड टर्म गवर्नमेंट कब स्टार्ट हुआ? 2013 टू 2017 तक। इसमें आप सबसे पहले बताएंगे जिनका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में इनकी बिल्कुल फ्यू लाइंस आएंगी कि थर्ड टर्म ऑफ द गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन क्या आता है। इसी तरह सब टर्म्स का आपने इंट्रो देना है और यही आप लोगों की इस दफा की मेन सब हेडिंग्स होंगी इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में। आप बताएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून N कहा जाता है made a good comeback in the elections of 2013. Mia Mohammed Nawaz took the oath of the Prime Minister for the third term. Following were his main achievements. तो आप यहाँ पे रिफॉर्म्स की भी हेडिंग दे सकते हैं और अचीवमेंट्स की भी। सबसे पहले आ जाती है इंडस्ट्री रिफॉर्म। दिस टर्म ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट बिगन विद द कॉन्फिडेंस। Significant steps were taken to step up the develop with new industries in the countries. Agriculture reform steps were taken to provide the cheap electricity, seed and fertilizers to the farmer at subsidized prices. Special measures were also taken to promote the use of modern machinery for the development of the agriculture. Next reforms आती हैं हमारे पास education reforms. A program was launched to open new education institutions and upgrade all schools. Special attention was paid to the Islamic education. तो उनके थर्ड टर्म में एजुकेशन में सबसे ज्यादा अटेंशन किस चीज को पे की गई थी? इस्लामिक एजुकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हेल्थ रिफॉर्म्स। पेशेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वर प्रोवाइडेड फ्री इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन। मॉडर्न फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड इन हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। और पेशेंट्स के लिए उन्होंने फ्री इमरजेंसी एंड ट्रीटमेंट जो है वो प्लान दिया था, और ये एक बहुत अच्छा रिफॉर्म था जो उन्होंने सेटअप किया था। Next are the economic reforms. Numerous measures were taken to improve the economy to eliminate the load shedding. और अगर आपसे सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में इकोनॉमिक रिफॉर्म पूछा जाएगा तो थर्ड टर्म में से आपके पास सिर्फ इतना सा जो पार्ट है वो आप लोगों का आएगा। Next are the social reforms. Many steps were taken for the social welfare development and for solving the problems of the people at a local level. Next आ जाते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स पे, और इन्होंने इस बार थर्ड टर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी काफी सारे अमेंडमेंट्स करवाए और 5 अमेंडमेंट्स हुई, और वो डिस्कस करेंगे कि किस किस ईयर में हमारे पास कौन कौन सी अमेंडमेंट हुई, और ये भी आप लोगों के पास एज एन एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। सबसे पहली अमेंडमेंट करवाई जी 21st अमेंडमेंट 2015। आप लोगों ने इनकी डेट याद रखनी, आपसे एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। या 22nd अमेंडमेंट कब हुई? 2016 में। 24th अमेंडमेंट 2017 में। 25th आपके पास 2018 में हुई। तो पहले 4 अमेंडमेंट्स हम लोगों ने पढ़ी उनकी सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब हम पढ़ेंगे टोटल 5 अमेंडमेंट्स उन्होंने करवाई थी अपने थर्ड टर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो कौन कौन सी थी। सबसे पहले आई थी 21st अमेंडमेंट 2015 में। उसमें क्या हुआ? मिलिट्री कोर्ट्स वर सेट अप आफ्टर द ट्रेजेडी ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर। एपीएस के हादसे के बाद उन्होंने कौन सा इंट्रोड्यूस करवा दिया? मिलिट्री कोर्ट्स को। तो मिलिट्री कोर्ट्स कब इंट्रोड्यूस करवाए गए? ड्यूरिंग द 21st अमेंडमेंट 2015 में। 22nd अमेंडमेंट 2016। दिस अमेंडमेंट वाज एक्सिक्यूटेड टू फॉर्म इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड डिफाइन powers and function of the commission. After this amendment, a bureaucrat and technocrat can become member of election commission. तो ये amendment उन्होंने क्या करवाई कि एक bureaucrat और technocrat जो है वो इलेक्शन कमीशन का मेंबर बन सकता है। फिर उन्होंने 23rd अमेंडमेंट करवाई थी 2017 में, और वो क्या थी कि 2015 द नेशनल असेंबली established the military court for 2 years through 21st amendment. This 2-year term ended on January 6, 2017. The amendment extended the term of the military courts for another 2 years until January 6, 2019. तो अगर आपसे ये शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि आप मिलिट्री कोर्ट्स की जो है वो उन्होंने टेन्योर को एक्सटेंड किया था टिल January 6, 2019। 24th अमेंडमेंट हुई 2017 में ही, और ये क्या था जी? कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट वर रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेस्ड ऑन द सेंसस रिजल्ट। तो उन्होंने सेंसस के रिजल्ट्स को क्या किया जी? रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। लास्ट अमेंडमेंट उन्होंने कराई 2018 में 25th अमेंडमेंट, और फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज फाटा वर अनेक्स्ड टू खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। उन्होंने फाटा का नेम चेंज करके क्या रख दिया जी? केपी के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। लास्ट आ जाते हैं जी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव
रिफॉर्म्स पे, और वो क्या है हमारे पास, नवाज शरीफ गवर्नमेंट टुक मैनी स्टेप्स टू ब्रिंग द कंट्री टू नॉर्मलिसी एंड रिस्टोर पीस इन द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर विजिटेड अमेरिका इन 2013, और अमेरिका को नवाज शरीफ ने कब विजिट किया, 2013 में। देयर ही मेट द अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर बराक ओबामा। बोथ द लीडर एक्सप्रेस्ड द डिजायर टू हैव मोर कॉर्डियल एंड क्लोजर रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। मिलिट्री एक्शन ज़रब अज़ब वाज स्टार्टिंग द वेक ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ एपीएस पेशावर, और ज़रब अज़ब भी जो है वो उनके दौर में ही शुरू हुई थी, और एक बहुत अच्छा ये काम हुआ था जिसकी वजह से टेररिज्म का खदशा बहुत ज़्यादा हद तक कम हो गया था। तो ज़रब अज़ब ने बहुत ज़्यादा काम किया, और जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी थी वो बहुत हद तक कम हो गई थी। The action was focused against the militants active in Waziristan, Swat and Bara. Operation against the militants was a great success, और ये बहुत ज़्यादा एक great success दिया था। Last regime change of Prime Minister on July 28, 2017, Supreme Court of Pakistan declared Nawaz Sharif incompetent to hold the office of Prime Minister, so he has to quit. He was replaced by Shahid Khan Abbasi in 2017 में। उनकी गवर्नमेंट जरूर रही थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेंज हो गए थे, और कौन आए जी, शाहिद खान अब्बासी इन 2017 में, और इसी तरह अपना थर्ड टर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने पूरा कर लिया। तो ये था जी हमारे पास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हमने डिस्कस किया, इनके 3 टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट थे, और इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में आपसे क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मांगे हुए थे, लेकिन हमने कंप्लीट टॉपिक डिस्कस किया, क्योंकि हमसे वो मेजॉरिटी जो टाइम्स होता है वो कंप्लीट आपसे जो है वो मांगता है कि आपने इन चीज़ों को डिस्कस करना है, इनकी कंप्लीट टर्म ऑफ गवर्नमेंट को। तो अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे तो वो हमारे पास एनफ नहीं है, लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए कि आप इकोनॉमिक डिस्क्राइब करें, या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्राइब करें, एजुकेशनल डिस्क्राइब करें, या जो भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स को डिस्क्राइब करें, तो आप लोगों ने सिर्फ तब वही लिखना है। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफाई नहीं किया गया तो फिर तब आप लोगों ने सिर्फ जो है वो सारी चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन करना होगा। स्पेसिफाई किया होगा तो जो स्पेसिफाइड है आप सिर्फ वो लिखेंगे, अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो आपने उनके सारे जितने अचीवमेंट, जितने रिफॉर्म्स उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ टर्म ऑफ गवर्नमेंट में लिखा होगा तो आप लोगों ने लिखना है। अगर उन्होंने टर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो उसका मतलब होगा कि आप लोगों ने तीनों टर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना है। अगर टर्म ऑफ गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देंगे तो सिर्फ उसी टर्म ऑफ गवर्नमेंट की चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था जी हमारे पास आज का, जिसमें हमने आज डिस्कस किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की रिफॉर्म्स के, उनकी अचीवमेंट्स को, उन्होंने कितनी कितनी अमेंडमेंट्स करवाई, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर भी समझ आ गया होगा। इसी के साथ 4th लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, और 3 टॉपिक्स भी हमारे पास कवर्ड हो गए, नवाज शरीफ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और हमारे पास अब लास्ट लेक्चर जो है वो हमारे पास 5th शॉर्ट क्वेश्चन पे होगा, और एक और लेक्चर हम देंगे चैप्टर नंबर 1 को, जिसमें हम लोगों ने जो वो टॉपिक जो हमने एक्सरसाइज के साथ नहीं किए होंगे, जो एक्सरसाइज में इंक्लूड नहीं होंगे, उनको डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ फिर चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकी कोई भी डिफिकल्टी है, कोई क्वेश्चन है, कोई तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।